So once again, I हिमांशु वेलकम यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सबको राम राम। और अभी हमने 43 क्वेश्चंस किए हैं आज, जो कि एसएससी सीजीएल 2022 के थे। और आज हम शुरू करेंगे कुल मिला के आई थिंक 17 क्वेश्चन हैं सीपीओ 2022 के टीयर 1 के। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू। क्वेश्चन नंबर 44। The investors were put off by the dirty visage of the workshop. Now see, the investors were put off. इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा कि वर्ग के बाद वर्ग की कौन सी फॉर्म ये है। आपको पता है पुट के तीनों फॉर्म्स, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तीनों ही फॉर्म क्या होते हैं? पुट 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 ही होते हैं। तो ये जरूर ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये पैसिव बना है, बाय का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो अब पुट ऑफ का मतलब होता है, पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डिले, या बहुत अच्छा वर्ड करते हैं प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब उसको डिले करना, टालना, है ना। तो द इन्वेस्टर्स वर पुट ऑफ, इन्वेस्टर्स जो है बेचारे क्या हुए, प्रोक्रेस्टिनेट हो गए, टल गया। जो इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। बाय द डर्टी विसेज, विसेज मतलब होता है अपीयरेंस, क्या होता है? अपीयरेंस। ठीक है, मतलब किसी चीज का दिखावा, कैसा फेस है। तो वर्कशॉप का जो डर्टी विशेष था, डर्टी अपीयरेंस था, इस वजह से वो बिदक गए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा टाल दिया। तो यही है एक्सप्रेशन। आप इसका अगर एक्टिव बनाए तो ज्यादा अच्छा क्लैरिटी आएगी। द डर्टी विसेज ऑफ द वर्कशॉप पुट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ये है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का पैसिव। द इन्वेस्टर्स वर पुट ऑफ बाय द डर्टी विसेज ऑफ द वर्कशॉप, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, सॉरी, नो एरर विल बी द राइट ऑप्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपका सहयोग भी मिल रहा है। आप लोग लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकी एंड बिहेवियर। तो साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को डिफाइन किया गया है कैसे? एक वैज्ञानिक स्टडी है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो ह्यूमन साइकी और बिहेवियर का। तो यहां देखेंगे डिफाइंड किया गया है किस तरह। तो डिफाइंड के साथ हमेशा बच्चों एज का इस्तेमाल किया जाता है। डिफाइंड एज, इट हैज बीन डिफाइंड एज। और देखेंगे हैज बीन डिफाइंड है तो जाहिर सी बात है ये पैसिव एक्सप्रेशन है। आप लोगों को मैंने बताया था, कभी भी हैज, हैव, हैड, इन तीनों के साथ बीन देखो, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है मतलब एक्टिव एक्सप्रेशन है, अगर थर्ड फॉर्म है, पार्टिसिपल फॉर्म है, तो पैसिव एक्सप्रेशन है। ये एक पैसिव एक्सप्रेशन, तो एज यहां लगा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा और बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट के अंदाज में। 46 क्वेश्चन है, इट इज नथिंग एल्स दैन sheer foolishness that you have decided to resign। कह रहे हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि पूरी तरह से मूर्खता है कि तुमने जो है डिसाइड किया है रिजाइन करने का। शेयर का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। और अब देखेंगे ये कुछ और नहीं बल्कि, तो नथिंग एल्स बच्चों अपने साथ दैन नहीं लेता है, हमेशा क्या लेता है? बट लेता है। इट इज नथिंग एल्स बट sheer foolishness that you have decided to resign। इसको करने में हमने टाइम नहीं लगाना, नथिंग एल्स के साथ बट ही आएगा। जैसे कहते हैं ना, ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है ना। इसी तरह नथिंग एल्स के साथ बट आता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं टेक में कमजोर हूं, मुझे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आती, मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को और अच्छा करूं। लेट्स सी, आई विल बी एबल टू मेक इट पॉसिबल। मिसेस पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट। ऑल राइट, आई हैड बीन वेटिंग। बहुत ध्यान से सुनेगा, आप किसी के घर जा रहे हो, कोई कहता है कि अरे मिसेस पूजा जी तो इस वक्त बहुत बिजी है, ठीक है, तो सामने वाला क्या कहेगा? अच्छा बिजी है तब मैं जाता हूं, या वो कहेगा ऑल राइट,
ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं, यही तो कहेगा। अब ऑल राइट आई हैड बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था, इसका तो कोई सेंस नहीं आएगा, है कि नहीं? आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे ये गलत है। अब क्या होगा, तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? ऑल राइट आई एम वेटिंग, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। अगर कुछ नहीं हो तो आई हैव बीन वेटिंग, मान लो कि हमने सोच लिया कि वो टाइम वहां पे थोड़ा सा कुछ देर तक इंतजार कर रहे हैं, फॉर या सिंस का फील है, तो हैव बीन भी एक बार सोच सकते हैं। हैड बीन तो हो नहीं सकता, इसी पार्ट में एरर है, आई एम वेटिंग वेटिंग हो जाएगा, इट वुड बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48th क्वेश्चन है, everyone was surprised at his indefatigable courage and determination to achieve what he desired। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में ये वर्ड बहुत पूछा जाता है। दैट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, जिसको थकाया ना जा सके, वो कौन है? इंडिफिटेजिबल। ऐसा व्यक्ति कभी थकता नहीं है, बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही बहुत ही हरक्यूलियन, हरक्यूलिस टाइप का आदमी होता है ना। तो अब देखेंगे, सरप्राइज अगर मुझसे है तो मैं विद लगाऊंगा, लेकिन सरप्राइज किसी चीज पर है, किसी व्यवहार पर है, तो एट का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमें पता है। जैसे हम कहते हैं आई एम एंग्री एट समथिंग, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, बट आई एम एंग्री विद यू, है ना। तो इंसान होगा तो विद लगाते हैं, अदरवाइज एट लगाते हैं, तो एट का इस्तेमाल तो ठीक है। एवरी वन वॉज सरप्राइज, सब लोग सरप्राइज थे, पैसिव एक्सप्रेशन है। एट हिज इंडिफिटेजिबल करेज, उसका जो है बिना थकाए जाने वाला करेज यानी वीरता पर, एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ता पर, टू अचीव व्हाट ही डिजायर, जो कुछ भी वो अचीव करना चाहता था, जो भी डिजायर करता था, उसका करेज और उसका डिटर्मिनेशन देख के सब लोग ही बिल्कुल सरप्राइज थे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसमें कोई भी एरर नहीं। नेक्स्ट देख लेंगे। 49th क्वेश्चन है, he took a hurried glance on the newspaper and swiftly left for work। तो देखेंगे he took a hurried glance, बहुत जल्दबाजी में देखा हुआ, ग्लांस मतलब होता है एक नजर देखना, लेकिन ग्लांस हम करते हैं बच्चों तो प्रीपोजिशनल एरर है, क्या करना पड़ता है हमें? ग्लांस एट समथिंग, हम किसी चीज पर ग्लांस करते हैं, नजर मारते हैं। जैसे एक फ्रेज है अ बर्ड्स आई व्यू, है ना, अ बर्ड्स आई व्यू, तो इसका मतलब होता है एट अ ग्लांस, मतलब एक सरसरी निगाह में बोला जाता है ना, एट अ ग्लांस। तो एट का इस्तेमाल करते हैं ना कि ऑन का, और इसीलिए इसमें एट हो जाएगा और जो है ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देख लेंगे भाई जल्दी से। 50th क्वेश्चन है, माय ग्रैनी सेज दैट इट इज क्वाइट ऑल राइट टू गेट मैरिड यंग दो आई डू नॉट एब्सोल्यूट अग्री। याद रखिएगा, अग्री एक वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो जाहिर सी बात है एल वाई लगा लेंगे। एब्सोल्यूटली अग्री विद हर अ बिट ऑन दिस, कुछ करना नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, आपको कभी भी अगर एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई, एडजेक्टिव से वर्ब को मॉडिफाई नहीं करा सकते, है ना, तो ये ध्यान रखना है, एब्सोल्युटली एग्री हो जाएगा और बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसमें भी एब्सोल्यूट लिखा है उसी को एरर बना देंगे, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देख लेंगे, चलिए बहुत मजा आ रहा है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि लाइव बैच में भी आएंगे। हिज सेल फोन इज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन माइन। देखेंगे डिफरेंट के साथ हम कोई कंपैरिजन तो नहीं करते, लेकिन देखेंगे कॉस्टलियर के साथ हमने देन का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसको देन चाहिए। अब डिफरेंट जब भी हम यूज करते हैं तो डिफरेंट के साथ हम यूज करते हैं फ्रॉम का, वही छूट गया यहाँ पे, ठीक है। हिज सेल फोन इज डिफरेंट फ्रॉम माइन एंड कॉस्टलियर देन माइन, तो डिफरेंट फ्रॉम माइन का लिए भी हो गया और कॉस्टलियर देन माइन। जो इसका मतलब है हिज सेल फोन इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, हिज सेल फोन इज कॉस्टलियर देन माइन। अब दोनों को जब कंबाइन किया तो हिज सेल फोन इज डिफरेंट फ्रॉम एंड कॉस्टलियर देन माइन। आई होप इट्स क्लियर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफरेंट एंड फ्रॉम लगाना है, डी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे 52। The research fellow defended his thesis scholarly and obtained the degree। मैं बता रहा हूं, this is a very very unique question और most of the time
एसएससी सीपीओ के जो भी स्टूडेंट्स रहे होंगे वो इसको अच्छे से शायद कर ना पाए हों, क्योंकि ये बहुत ही अलग सा सवाल था। यहाँ पे लिखा है द रिसर्च फेलो डिफेंडेड हिज थीसिस। थीसिस जो भी उसने किया है उसको बहुत ही अच्छे से डिफेंड किया है, जो भी बात की है बहुत ही रैशनलाइज्ड बात की है, बहुत ही रैशनल होकर, बहुत तार्किक होकर बात की है, डिफेंड किया है। कैसे, अब डिफेंड कैसे किया भाई? स्कॉलरली किया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हर एक वर्ड जो एल वाई के फॉर्म में आए जरूरी नहीं कि वो एडवर्ब हो। आपको बता दूं, स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर एक नाउन है और उसमें हम LY लगाएंगे तो स्कॉलरली मिलेगा, और स्कॉलरली एडजेक्टिव होगा, और एक एडजेक्टिव किसी वर्ब की विशेषता नहीं बता सकता। बता सकता है क्या भाई? शी राइट्स वाइज नहीं भाई, शी राइट्स वाइजली करना पड़ेगा। लेकिन अब ये तो नाउन है, नाउन में एल वाई लगाए तो एडजेक्टिव बना, और अगर हम एडजेक्टिव में कहीं एल वाई लगाएं तो हमें मिलता है एडवर्ब। हमें तो यहाँ एडवर्ब चाहिए, तो यहाँ पे एडवर्ब, अब स्कॉलर है तो स्कॉलरली हो गया एडजेक्टिव। अब एक बार और एल वाई तो नहीं लगा सकते ना, स्कॉलरली एडवर्ब बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इसका एक तरीका होता है कि जब भी हमें ऐसा कुछ मिले एडजेक्टिव से हम वर्ब को डिफेंड मतलब मॉडिफाई कराना चाहें, तो हम उसको चेंज करके हम ऐसा बना देते हैं, इन अ स्कॉलरली मैनर। और जब हम इसको पढ़ते हैं, द रिसर्च फेलो डिफेंडेड हिज थीसिस इन अ स्कॉलरली मैनर एंड ऑब्टेन द डिग्री। तो यहाँ पे इन अ स्कॉलरली मैनर जो होता है, ये पूरा पूरा एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है, और ये बिल्कुल सही होता है। जैसे मैं कहूं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूर्य कहाँ उगता है? पूर्व में उगता है। तो इन द ईस्ट क्या है? एडवर्बियल फ्रेज की तरह से काम करता है, जो राइजेस की विशेषता बता रहा है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, मैं थोड़ा इसमें टाइम ले रहा हूं क्योंकि ये बड़ा तकनीकी मामला है ना। तो इसलिए कभी भी ऐसा हो कि किसी एडजेक्टिव से वर्ब को डिफेंड करा रहे हो, मॉडिफाई करा रहे हो, तो हमको क्या कर लेना है? हमको उसको इन अ लगा के, जो भी वो वर्ड है उसके आगे एक मैनर लगा देना। अब देखिए, स्कॉलरली क्या हो गया? स्कॉलरली हो गया, ये एच है भाई, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। स्कॉलरली एडजेक्टिव है और मैनर है नाउन, तो ये एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन बन गया। और इन अ स्कॉलरली मैनर पूरा पूरा, हाउ, सो इन अ स्कॉलरली मैनर, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वालिटेटिव एडवर्ब्स आप लोग उसको क्या नाम देते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, यस, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसलिए ये इस पार्ट में एरर है, तो स्कॉलरली जहां भी लिखा है उसी पार्ट में एरर है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत कम पूछा जाता है, बट बहुत ही टिपिकल सवाल होता है, कई बार लोग नहीं कर पाते। एज इज यूजुअल विद स्टोरीज ऑफ दिस जेनरे, जेनरे मतलब होता है जो काल चल रहा है। In spite of their varying socio-political realities, the youngsters have fallen in love with each other madly. तो अब यंगस्टर्स शायद दो होंगे इसलिए ईच अदर लगा है, मुझे तो पता नहीं है कहानी क्या है। लेकिन एज इज यूजुअल क्या है भाई? ये इज का क्या मतलब है? ये क्या होता है? ये तो मैंने सुना नहीं है ना। एज यूजुअल बोलते हैं किसी भी चीज को, है ना। तो एज इज यूजुअल आगे पढ़ना ही नहीं है, यही एरर है, बात खत्म, है ना। तो इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन में है इसका लास्ट पार्ट, ये वाला एज इज यूजुअल, और इसीलिए इसी में एरर आ जाएगी और ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शी इज वेरी एम्बिशियस वुमन आई हैव एवर कम अक्रॉस। देखेंगे, ये जो है ना, ये क्लू है आपके लिए। आई हैव एवर कम अक्रॉस, मैं कम अक्रॉस मतलब होता है टू मीट। कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मीट। सो ये वो सबसे एम्बिशियस महिला है, सबसे महत्वाकांक्षी महिला है जिससे मैं कभी भी मिला हूं। तो जाहिर सी बात है, आप सुपरलेटिव एक्सप्रेशन में बात कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ वेरी के बजाय मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन सही हो जाएगा। शी इज द मोस्ट एम्बिशियस वुमन आई हैव एवर कम अक्रॉस, आई हैव एवर मेट। तो कम अक्रॉस यहाँ पे कम, केम, कम, आई हैव एवर कम अक्रॉस थर्ड फॉर्म है, तो टू मीट हो जाएगा, है ना, मेट।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? द वेरी एम्बिशियस नहीं, एम्बिशियस नहीं, द मोस्ट एम्बिशियस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। आपको मजा आ रहा होगा, प्लीज बताइएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। ही वॉज इनफ टॉल, माफ कीजिएगा, इनफ डिग्री बताता है। सारे तो ऐसे आते हैं कि पहले आते हैं, बट इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है, तो सही ऑप्शन होगा टॉल इनफ। जैसे हम कहें आई एम कैपेबल इनफ ऑफ डीलिंग विद दिस मैटर। तो आप कह रहे हैं ना आई एम इनफ कैपेबल नहीं बोल सकते, इनफ कभी भी एडवर्ब के तौर पर हमेशा एडजेक्टिव के बाद ही आता है, तो टॉल इनफ हो जाएगा और बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एडजेक्टिव की चीज है, टी पार्ट में एरर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यस, द नाइट वॉज रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द किंग फॉर हिज ब्रेवरी। भाई नाइट को मिला, पैसिव की क्या जरूरत है? द नाइट रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स, उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिले, मतलब एक तरह से बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली किंग के द्वारा, बधाई मिली कि भाई उनकी ब्रेवरी है, वो बहुत बहादुरी से किसी चीज में लड़े हैं। आपको पता है ब्रेवरी एक कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका जो क्या कहते हैं एडजेक्टिव होता है वो होता है ब्रेव, और ब्रेव को हम क्या बोल सकते हैं? डॉन्टलेस, लायन हर्टेड। लायन हर्टेड होगा, और क्या हो जाएगा ब्रेव का? हो जाएगा डॉन्टलेस, लायन हार्टेड, फियरलेस, जिसके अंदर डर ना हो बिल्कुल भी, है ना, हो जाएगा। और ऐसे बहुत से वर्ड्स हो सकते हैं। तो कौन सा एरर है इसमें? वॉज नहीं होगा, इसीलिए द नाइट वॉज रिसीव्ड, डी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज होवर्ड एग्जैक्ट ओवर देयर बंकर्स। अरे भैया एग्जैक्ट का है, एडवर्ब की जरूरत है। होवर्ड वर्ब है, वर्ब की जो विशेषता बताए वो एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव नहीं। एग्जैक्ट एडजेक्टिव है, तो एग्जैक्टली हो जाएगा, और इसीलिए राइट ऑप्शन विल बी होवर्ड एग्जैक्टली। नेक्स्ट, होवर मतलब होता है एक स्थान पर घूमना। फॉर्चुनेटली ही पास द एग्जाम्स, उसने एग्जाम्स पास कर लिए। विद डिंट ऑफ, माफ कीजिएगा ये सही नहीं है, बाय डिंट ऑफ होता है। ये बाय डिंट ऑफ क्या होगा? ये एक प्रिपोजिशन है, फ्रेजल प्रिपोजिशन होगा। बाय डिंट ऑफ मतलब बाय मीन्स ऑफ, मतलब बिकॉज ऑफ, यूं समझिए, के कारण, क्यों उसने एग्जाम सारे पास कर लिए? क्योंकि शेयर हार्ड वर्क, मतलब कंप्लीट हार्ड वर्क और डिलीजेंस, उसने बहुत ही दृढ़ता दिखाई, बहुत ही हार्ड वर्क दिखाया, और इसीलिए भाग्यवश वह एग्जाम पास कर गया। तो इसलिए विद डिंट ऑफ नहीं होता है, बाय डिंट ऑफ होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। The child was irritable because she had not soundly slept। अरे भैया वर्ब पहले लगाओ, बाद में साउंडली लगाओ, है कि नहीं? साउंडली पहले कैसे आ जाएगा? ये तो वही बात हुई कि ही राइट्स वाइजली, तो आप कहें ही वाइजली राइट्स, ऐसा थोड़े हो सकता है ना? तो साउंडली बाद में आएगा और स्लेप्ट पहले आएगा, तो स्लेप्ट साउंडली हो जाएगा। बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं, बहुत इरिटेट करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से सो नहीं पाते। तो अगर साउंड स्लीप नहीं होगी तो ये इश्यू आता है। तो साउंडली स्लीप स्लेप्ट नहीं होगा, स्लेप्ट साउंडली हो जाएगा। देखेंगे स्लेप्ट तो सही ही है, क्योंकि प्रीवियस नाइट यानी लास्ट नाइट की बात हो रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं पास्ट की। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। ही हैज ऑलवेज बीन क्वाइट केयरलेस फॉर हिज ओन सेफ्टी। जब भी आप केयरलेस होते हैं ना, तो हम हमेशा अपने स्वास्थ्य के बारे में होते हैं, और प्रीपोजिशनल एरर है क्वाइट केयरलेस अबाउट हिज ओन सेफ्टी, अपने खुद के सेफ्टी के बारे में वो काफी केयरलेस रहा है। तो बहुत ही आसान से एरर थे, सीपीयू का लेवल थोड़ा सीजीएल से कम होता है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। और
नेक्स्ट वीडियोस में मैं जल्दी से जल्दी एरर वाला सेगमेंट निपटा के फिर नए सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। तो कोशिश ये है कि आपके एग्जाम से पहले सारा सारा सेगमेंट टच कर लिया जाए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डील कर लिया जाए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, एंजॉय योर सेल्फ, टेक केयर।